वेलकम बैक टू कॉमर्स डिकोडर जीएसटी क्लासेस। हम लोग जैसे कि डेफिनेशंस रीड आउट कर रहे थे, आज हमारी डेफिनेशंस की क्लास नंबर 3 है, जिसमें आज हम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड पर्संस, प्रिंसिपल्स, एजेंट्स, टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन एंड एनआरटीपी एंड सीटीपी, इनकी डेफिनेशन पर हम फोकस करेंगे। और आज हम इन पर थोड़ा सा लाइट एरिया को हम कवर करेंगे, जिससे कि हमारा आगे के जो चैप्टर्स हैं उन पर हम लोग अच्छे से कवर कर सकें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में डेफिनेशन में हम ये 5 to 6 डेफिनेशन को कवर करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन 8 पार्ट में डिवाइडेड है। हम उनको वन बाय वन समझेंगे और एक एक क्लॉज को हम अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट बोलता है कि सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर वन इन अनदर बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि ये एक फर्म है ए और एक फर्म है बी। यहां का कोई डायरेक्टर या ऑफिसर यहां भी एक कोई भी पोजीशन को होल्ड करता है, या कोई भी ऑफिसर है वो उस पोस्ट पर है, तो इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, तो ये जो दो पार्टी हैं वो आपस में पार्टी क्या मानी जाएंगी? रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ये पॉइंट नंबर 1। ओके, सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन द बिजनेस। इट मींस एक फर्म है मैसर्स XYZ, इसमें पार्टनर है XYZ, और दूसरी फर्म है मैसर्स ABC, यहां पर पार्टनर है कौन? A, B और X। तो कोई भी पार्टनर दूसरी फर्म में पार्टनरशिप को होल्ड करता है और ये दोनों आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, लेकिन ये दोनों पार्टी आपस में क्या मानी जाएंगी? रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी। क्यों मानी जाएंगी? या रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पर्सन, क्योंकि यहाँ का कोई भी पार्टनर यहाँ होल्ड कर सकता है, या फिर यहाँ भी A B, फिर A B A Y Z, और यहाँ X Y और Z। तो देखिए यहाँ के दो पार्टनर यहाँ होल्ड कर रखे हैं, तो ये भी क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। अब थर्ड पर आ जाइए। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इट मींस थर्ड पोजीशन, अगर ये मैसर्स ABC लिमिटेड है और इसमें कोई मिस्टर X जॉब करते हैं और ये इस फर्म में से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं फर्म से रिलेटेड, जैसे सपोज ये मान के चलिए ये प्रेम मोटर्स है और प्रेम मोटर्स में कोई एक एम्प्लॉय है मिस्टर X। ठीक है, अब मिस्टर X को कार परचेज करनी है, तो मिस्टर X जब कार परचेज करेंगे प्रेम मोटर्स से, तो क्या होगा? ये प्रेम मोटर्स और ये एम्प्लॉय दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी। इसका रोल क्या है हम लोग वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल एंड होल्ड 25% और मोर आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक्स ऑफ शेयर बोथ ऑफ देम। इसका मीन क्या है? जैसे कि आप मान लीजिए मुकेश अंबानी हैं, उनके पास जियो इन्फोकॉम के 30% शेयर है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री की 30% वोटिंग राइट्स हैं, और सपोज TV18 उनके पास 25% वोटिंग, सॉरी स्टॉक्स। तो ये मिस्टर ए होल्ड मोर देन 25%, यहाँ पर मोर देन 25% है, तो इनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, मिस्टर ए की, मुकेश अंबानी की कोई अलग से फर्म भी है पर्सनल, तो अगर ये कंपनी इन तीनों से क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन करेंगे, तो दीज ट्रांजेक्शन आर और दीज पार्टी आर नोन एज रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पर्सन डीम टू बी माना जाएगा। ठीक है, नाउ वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या है? चेक करते हैं हम लोग।
चलिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है ना। देखो पहले क्या लगेगा, वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर्स, यानी कोई भी ए और ये बी, या तो इनको ये डायरेक्ट कंट्रोल करे या इनडायरेक्ट कंट्रोल करे। अब ये इनडायरेक्ट कैसे कंट्रोल करती है चेक करते हैं। मिस्टर ए की वाइफ है मिस्टर बी, मिसेस बी, ठीक है। तो ए को ये डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है, लेकिन एक फियांसे है, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, मिस सी, ये इनको इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रही है। तो इसको इनडायरेक्ट कंट्रोल की डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। तो ये क्या माना जाएगा, ये दोनों आपस में ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माने जाएंगे या फिर रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। अब सेम पैटर्न में क्या बोल रहे हैं, बोथ आर देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द थर्ड पर्सन। आ जाइए, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए आप। सपोज ए और ए की वाइफ है बी, इन दोनों को कंट्रोल कौन करेंगे, मान लो फादर ऑफ ए, तो ये तो माना जाएगा डायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन बी की कोई सिस्टर है, वो इनको भी कंट्रोल करती है और ये इनको कंट्रोल करती है, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टुगेदर दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, ये भी सेम ही है। अब वो दोनों मिलके करेंगे, है ना। दे आर द मेंबर आर सेम फैमिली। अब फैमिली का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं, यहां से समझ। देखिए फैमिली की डेफिनेशन है, इसमें कौन आता है, स्पाउस और देयर चिल्ड्रन, ठीक है, ओके। और इनके साथ साथ, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, इनके फैमिली के मेंबर जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर एंड होली डिपेंडेंट पर्सन, तो ये भी क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, ओके। अब हम इनको एक एक करके और समझ लेते हैं। जैसे देखिए डायरेक्टर, ये डायरेक्टर है, ये ए में भी डायरेक्टर है और बी में भी डायरेक्टर, तो ये आपस में क्या पार्टी होगी, रिलेटेड पार्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एम्प्लॉय है और ये सॉरी ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है, अगर ये इनसे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। अभी देखिए सप्लाई ये डायरेक्टर है और यहाँ भी ऑफिस होल्ड करते हैं और यहाँ भी ऑफिस होल्ड करते हैं, तो ये देखिए है, ये डायरेक्टर यहाँ के डायरेक्टर है और ये यहाँ भी डायरेक्टर है और ये यहाँ भी डायरेक्टर है, तो ये आपस में ट्रांजेक्शन क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। देखिए एक डायरेक्टर है, वो कई सारे फर्म में डायरेक्टर हो सकता है, तो ये आपस में ये भी ट्रांजेक्शन माने जाएंगे, ठीक है। फैमिली ये भी हमने देख ही ली है, ग्रैंड मदर, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर। अब देखिए ये मिस्टर इसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं और ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपस में दोनों फर्म क्या मानी जाएंगी, रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी। दोनों को कंट्रोल बाय द अदर वन हो रहा है ना, यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया क्या है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और रिलेटेड पार्टी कौन कौन आपस में रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मींस। अब देखिए फिर हम लोग प्रिंसिपल एंड एजेंट की डेफिनेशन पढ़ने वाली। देखिए हम लोग कोई भी सप्लाई करते हैं, अगर हम प्रिंसिपल के थ्रू कर सकते हैं और एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी जब भी हम सप्लाई प्रिंसिपल और एजेंट के थ्रू या इन दोनों को आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट सप्लाई, ठीक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल की और एजेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल का मतलब क्या है, मीन अ पर्सन हु बिहाफ ऑफ एन एजेंट कैरी ऑन द बिजनेस सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी कि मेन पर्सन कौन है, जैसे कि मान लो LIC है और एक एजेंट है, तो LIC का कोई भी काम करेगा, कौन करेगा, एजेंट करेगा। यानी LIC के बिहाफ पर कोई और काम कर रहा है वो तो एजेंट माना जाएगा, ठीक है। और LIC क्या है,
एजेंट के लिए वो काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट? देखिए यहाँ पर लिखा है एजेंट कैरी ऑन द बिजनेस सप्लाई और रिसीव गुड्स एंड सर्विस और बोथ। ठीक है, यहाँ कोई डाउट? एजेंट कौन है? एजेंट हम लोग जानते हैं कि a person including a factor, broker, commission agent, आड़तिया, डेल ट्रेडर एजेंट एंड ऑक्शनर, एनी मर्केंटाइल एजेंट, whatever the name called, who carry a business of supply recipient both और behalf of another। यानी कि किसी और के behalf पर वो काम करे इन द फॉर्म ऑफ these person, इन द फॉर्म ऑफ these, चाहे वो गुड्स लेके करे, सर्विस करे, behalf of another, यानी किसी और पार्टी के behalf पर वो काम करता है, उसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पे सुना है, यहाँ पर ये लिखा है एजेंट इनके बिहाफ पर काम करेंगे, किनके बिहाफ पर? प्रिंसिपल के बिहाफ पर। जैसे LIC यहाँ पर प्रिंसिपल है, ओके, इनके बिहाफ पर एजेंट काम कर रहा है, यानी एजेंट जिसके बिहाफ पर काम करेगा वो प्रिंसिपल हो गया। समझे? और एजेंट क्या करेगा? प्रिंसिपल से गुड्स एंड सर्विसेज लेगा, या तो अपने लिए लेगा या दूसरे पर्सन के लिए लेगा। ठीक है, जैसे कि ये एजेंट है, एजेंट ने सप्लायर से क्या लिया? ये बाइंग एजेंट है। देखो प्रिंसिपल के बिहाफ पर बाइंग एजेंट ने सप्लायर से गुड्स परचेज किया, और सप्लाई, अब देखिए यहाँ पर ये सेलिंग एजेंट है, सेलिंग एजेंट ने भी प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्या किया? मटेरियल परचेज किया और एजेंट और उस कस्टमर को सेल आउट कर दिया। यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पर ये लोग सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो दीज आर द एजेंट्स, बीच में जो एजेंट्स हैं, ठीक है ना, they are providing a service, they are providing ancillary service to principal, ठीक है, in the form of goods and service। ठीक है, जैसे कि देखिए एजेंट्स, प्रिंसिपल के चार्ज ऑन GST सप्लाई ऑफ गुड्स, ये हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे। टैक्स इनवॉइस नेम ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल से गुड्स ले रहा है, और वो क्या करेगा? प्रिंसिपल के नाम से, ये प्रिंसिपल किसके नाम से? एजेंट के नाम से लेगा, और एजेंट फिर यह चार्ज करेगा। देखिए एजेंट भी यहाँ दो तरह की होते हैं, एक तो प्योर एजेंट होता है, हम देखेंगे, या फिर एक रजिस्टर्ड एजेंट होगा जो पहले परचेज करेगा देन आगे सप्लाई करेगा। ठीक है, और एक प्योर एजेंट का कंसेप्ट होता है जो सिर्फ किसी पार्टी के बिहाफ पर काम करता है और वो अपनी फीस लेके आगे बढ़ जाता है, और इनके बीच में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी करता है, लेकिन इसमें सेपरेट एंड उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि उसने किस प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्या क्या पे किया है और उसका शेयर क्या है। ठीक है, अब देखिए फिर से, एजेंट मीन अ पर्सन इंक्लूडिंग द फैक्टर, ये सब आगे। एक हु कैरी बिजनेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो कि क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं बिहाफ ऑफ एनदर। एनदर कौन हो सकता है? प्रिंसिपल हो सकता है, और एनीवन। कौन कौन हो सकता है? फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आड़तिया, डेल ट्रेडर, ऑक्शनर एंड मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब है टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन। समझ में? देखिए टैक्सेबल पर्सन कौन है? जो लायबल है, जो एक तो रजिस्टर्ड हो गए हो और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड 20। यानी कि एक तो 22 में उन्होंने बोला ही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। ठीक है, 22 में तो उन्होंने बोला ही है रजिस्टर्ड करना ही करना है, और 24 में भी उन्होंने बोला है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। यानी लायबल कब है? जब आप अनरजिस्टर्ड हो गए, लेकिन आपकी लिमिट से क्रॉस हो गई, तो आपको क्या बन जाओगे? अब लायबल टू रजिस्टर्ड बन जाओगे। तो जो रजिस्टर बन गए तो वो टैक्सेबल पर्सन है। ठीक है, एक तो रजिस्टर जो हो गए ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और एक जो लायबल टू द रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर पर्सन कौन है? जो सेक्शन 25 क्या है? प्रोसीजर का, यानी जो 25 की प्रोसीजर से रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको क्या माना जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा, अदर देन यूआईएन। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये किसका है? ये फॉर्मल NRTP के लिए होता है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये कोई ज्यादा इश्यू वाली डेफिनेशन नहीं। अब हम आते हैं NRTP। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू द फॉर्मर। ठीक है, फॉर्मर बिजनेसमैन फॉर सम टाइम कैरिंग बिजनेस, ऐसे आप सोच सकते हो, फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एक बार।
जैसे कि देखिए एनी पर्सन ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ इन प्रिंसिपल और एजेंट इन एनी अदर कैपेसिटी बट हु हैव नो फिक्स प्लेस इन और रेजिडेंट इन इंडिया। जैसे सपोज एक बाहर की कोई कंपनी है, जैसे कि रोलेक्स मान लीजिए, रोलेक्स इंडिया में आती है एक एक्सपो में या फिर एक आप ट्रेड फेयर में, और वो अपना एक स्टॉल लगा के क्या कर रही है, शो कर रही है अपने वॉचेस को। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन लेगी फॉरेन एंटिटी उसको एनआरटीपी बोलते हैं। एनआरटीपी का मतलब है यानी कि उनका कोई भी इंडिया में ऑफिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर वो ट्रांजेक्शन करती है तो कैसे करे, या तो प्रिंसिपल एजेंट की कैपेसिटी में करे या अदर कैपेसिटी में, लेकिन अपनी कोई भी ऑफिस नहीं है उसका, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली किसी एजेंट के थ्रू ही करना चाहेगा। जैसे ये ऑटो एक्सपो कार वगैरह, जैसे अभी एलन मस्क ने इलेक्ट्रिसिटी जो व्हीकल निकाली तो उसका पहले एक्सपो भी तो किया होगा, तो जो भी एक्सपो में वो कार लेके आया होगा तो उसके लिए उसने क्या किया होगा, एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी एक अच्छा कंसेप्ट है। यहां पर क्या होता है, देखिए एक तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो स्टेट वाइज होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। और स्टेट वाइज मतलब कि अगर उसका कोई भी काम अनदर स्टेट में है तो उसको वहां भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन उसका सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मान लो सिर्फ 2 मंथ का है, तो वो 2 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जो 2 महीने के चक्कर में उसको लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, कि उसका 2 महीने बाद तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि सीटीपी के कंसेप्ट लेकर आए, जिसमें क्या होगा कि आपका बिजनेस अगर अनदर स्टेट में जा रहा है कुछ टाइम के लिए, तो आप एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, उसको हम लोगों ने नाम दिया सीटीपी। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं। देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन ए पर्सन हु ऑकेजनली अंडरटेक द ट्रांजैक्शन, कभी कभी करता है, इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वेदर इज द प्रिंसिपल एजेंट और एनी कैपेसिटी स्टेट यूटी हैज नो फिक्स्ड प्लेस। यानी कि आपका बिजनेस अभी तो यहाँ चल रहा है लेकिन इधर भी वो चलाना चाहता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, ओके, तो वो यहां से वो गुड्स एंड सप्लाई सर्विस करना चाहता है, तो यहां से क्या होगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, इसलिए वो सीटीपी का कंसेप्ट है। ठीक है, सीटीपी में उनको 5 दिन पहले क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है बिफोर 5 डे, और 100% उनको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा, यानी एडवांस जीएसटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये देखिए XYZ इवेंट कंपनी रजिस्टर्ड इन द जीएसटी महाराष्ट्र, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज इवेंट करने जा रही है कहां पर, बैंगलोर में, तो उसको एक अनरजिस्टर्ड, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर उसको कुछ समय के लिए क्या करना पड़ेगा, सीटीपी के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कितने दिन पहले लेना पड़ता है, 5 डेज से पहले, और आपको 100% इसका टैक्स आपको पहले से ही यानी कि एडवांस में ही जमा करना पड़ेगा, भले ही वहां पर आपकी सेल हुई हो या नहीं। अगर वहां सेल हो गई तो हम लोग क्या मान लेंगे, वहां पर उसको सप्लाई मान लेंगे, यानी सेल फ्रॉम अनदर सिटी। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम लोगों ने आज यहाँ कई सारी चीजें देखी, जिसमें हम लोगों ने आज देखा डेफिनेशन में भी हम लोगों ने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन चेक की, रिलेटेड पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, सीटीपी एंड एनआरटी। ओके, तो ये हम लोगों ने आज चेक किया, आगे भी हम लोग करते रहिए। आप बस ऐसे चैनल में देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोई भी डाउट और कुछ भी हो, सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वेलकम है आपका, कोई भी सजेशन होगा तो मैं इसको और थोड़ा कोशिश करेंगे अच्छे से सुधारने की। तो आज के लिए इतना ही, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय बाय।